नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यह हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है टारगेट प्रीलिम्स 2024, इसके लिए हम लोग ये जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ये आगामी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अभी तक बहुत सारे टॉपिक पर कवर कर चुके हैं हमारे टीम के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, और इसमें साल भर का करंट अफेयर से संबंधित, जैसे करंट अफेयर विथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसी तरह से आज हम जो सीरीज लाए हैं वह इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेशन 1। इसके बाद दूसरा जो है, कल हम इसके बारे में चर्चा, इसे हम 2 भागों में बांटे हैं, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। और इसमें एक प्रश्न से ही आप अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, लेकिन हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है जो आपने पढ़ा हो। तो इससे संबंधित सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट होने चाहिए। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि यह सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, ये कहां कहां पाया जाता है, इसके क्या प्रकार हैं, लाल मैंग्रोव क्या होता है, सफेद मैंग्रोव क्या होता है, ब्लैक मैंग्रोव क्या होता है, ग्रे मैंग्रोव क्या होता है। तो इस तरह से इसको आपको पूरा तरह से इसका अध्ययन करना है। तो आइए समय को ना गंवाते हुए एक एक करके क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र। तो यह एक तरह से देखा जाए तो यह परंपरागत प्रश्न है। यहां से भी प्रश्न आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीवमंडल की क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है, कोई भी पारितंत्र एक खुली व्यवस्था का उदाहरण है। तो थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए। क्या इसमें क्या होगा, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, या दोनों सही होगा, या ना तो 1 होगा ना तो 2? तो आपका समय खत्म हो चुका है, अब तक आप उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें जो उत्तर होगा, यह निश्चित रूप से जीवमंडल की यह क्रियात्मक इकाई है। एकदम सही है इसका उत्तर, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवमंडल, भौतिक पर्यावरण सभी का पूरा यह संग्रह होता है। दूसरा है, कोई भी पारितंत्र एक खुली व्यवस्था का, एकदम सही है। इस खुली व्यवस्था में ही भौतिक पर्यावरण, जीव, अजैव सभी प्रकार के घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहां पर ध्यान रखिएगा, शब्दावलियां, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिक नीशे क्या है, इकोटोन क्या है, इकोजोन क्या है, तो यह जरूर आप लोग करिएगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। अब बढ़ते हैं, दूसरा देखिए आ गया है, फिर पारिस्थितिक निकेत क्या है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यहां पर कि वह स्थान विशेष जहां अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहते हैं, पारिस्थितिक निकेत का हिस्सा है। दूसरा है, प्राकृतिक वास जीवधारियों की गतिविधि पैटर्न पारिस्थितिक निकेत में शामिल हैं। अब देखिए, यह भी प्रश्न एकदम सीधे सीधे शब्दावली से है, इसे नीशे कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, या दोनों सही होगा। इन दोनों के बारे में उत्तर आपको देना है, या दोनों गलत होगा। तो यहां पर निश्चित रूप से अब आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। पारिस्थितिक निकेत क्या होता है, वह स्थान विशेष जहां पर जीवीय संबंधों, भौतिक पर्यावरण एक साथ रहते हैं, यानी पर्यावरण में रहते हैं, पारिस्थितिक निकेत का हिस्सा होते हैं। और प्राकृतिक वास, जीवधारियों की गतिविधि, यहां पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में यहां पर जो है पारिस्थितिक निकेत में यह सब कुछ शामिल होता है। तो ऐसे में यह दोनों कथन यहां पर भी सही हैं, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। दोस्तों, इसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब पारिस्थितिक पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड सुना होगा, संख्या पिरामिड सुना होगा। तो यह पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में सीधे सीधे आया है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर आप दे दोगे। यहां पर देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच संबंधों की चित्रमय व्याख्या, यानी पिक्टोरल इसका एक्सप्लेनेशन पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है।
यह पारिस्थितिक तंत्र की पोषणीय संरचना और कार्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पारिस्थितिक पिरामिड में होता है, सबसे नीचे जो है पौधे हैं सबसे अधिक संख्या में, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? प्राथमिक उपभोक्ता से। यहां से जैसे मान लीजिए कि बकरी ने खाया घास, बकरी को किसने खाया? शेर ने खाया, ठीक है। या जो है इसको जैसे मान लीजिए कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो यही श्रृंखला बनती है। जैसे तो यह पिरामिड में भी इसी तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और साथ साथ पोषणीय संरचना और कार्यप्रणाली का यह प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ऐसे में आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे, ये भी पहला होगा और दूसरा दोनों सही है अगर आप पारिस्थितिक पिरामिड की अच्छे से किए होंगे। अब यहीं पर आपको 10% का नियम भी याद रखिएगा कि कैसे जीवधारियों में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है या घटती है। यानी 100 जूल, 10 जूल, 0.1 जूल। तो 10% का नियम याद रखिएगा, ऊर्जा का नियम। तो इसको खूब अच्छे से करिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। इसी तरह से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होता है, इन सब को अच्छे से तैयार करिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण योजना 2020 से 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2030 तक प्रत्येक राज्य में गिद्धों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण करना। दूसरा है वर्ष 2025 तक 5 नए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डेक्लोफेनेक। डेक्लोफेनेक का नाम तो सुना होगा। यह एक दर्द निवारक दवा है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जानवरों को भी दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो कह सकते हैं जानवरों का मांस गिद्ध जब खाता है तो उसकी उपापचय क्रिया कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में अगर कोई जानवर की मृत्यु होती थी तो गांव के बाहर उस मृत जानवर को ले जाकर के छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद बहुत सारे गिद्ध आकर के उसे खा जाते थे। लेकिन अब यह गिद्ध नहीं दिखते हैं। तो इनके पीछे यही कारण है डेक्लोफेनेक। तो इसके लिए सरकार बहुत ही ज्यादा चिंतित है। इनको बचाने के लिए जो है राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण योजना, तो ये यहां पर तो पहला तो यहां पे कथन गलत है। राज्य में गिद्धों के लिए सुरक्षा ऐसा कोई जो है नहीं है इसमें द्वितीय गिद्ध संरक्षण योजना के तहत। दूसरा है 2025 तक 5 नए गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो यहां पर 5 की जगह याद रखिएगा 8 नए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके गिद्ध संरक्षण परियोजना और गिद्धों के बारे में, जिन्हें वल्चर कहते हैं, यह हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन आज यह खत्म होते जा रहे हैं। तो इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता, ये देखिए आ गया, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया कि जनसंख्या का अधिकतम आकार बिना किसी गिरावट के पारिस्थितिकी तंत्र के उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं पर अनिश्चित काल तक समर्थन दिया जा सकता है। दूसरा कथन है पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, जनसंख्या का आकार, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता को प्रभावित करती है। अब देखिए इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो है देख सकते हैं कि यह जो इसमें पहला भी कथन एकदम सही है और दूसरा भी सही है। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी तंत्र में, तो यह दोनों पॉइंट बहुत आसानी से, चूंकि जनसंख्या का अधिकतम आकार,
जिसे बिना किसी रुकावट के पारिस्थितिकी तंत्र के उपलब्ध संसाधनों, यानी हम पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं जो होती हैं उसके माध्यम से उसका लाभ अर्जित करते हैं, अनिश्चित काल तक इसका समर्थन किया जाता है। वही अगर हम इसका दोहन ज्यादा कर देती है हमारी आबादी ने, आज देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यहां पर भी यह दोनों कथन इसका होगा, अतः उत्तर इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो यह भी क्या है, एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता से प्रश्न पूछा था। अब बढ़ते हैं यहां पर शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में। देखिए आप लोगों से सीधे पूछा जाता है बायोम में कि टेम्परेट बायोम में क्या पाया जाता है, शीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या पाया जाता है। तो देखिए यहां पर दिया गया, इन वनों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है। दूसरा, इन वनों में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्द होती है। तीसरा है, ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो यह जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। तो ऐसे में ये तीसरा कथन तो गलत हो जाता है, क्योंकि शीतोष्ण पर्णपाती के लिए याद रखेंगे 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। दूसरा तो एकदम सही है, ग्रीष्म काल में यहां अधिक वर्षा होती है और सर्दियां अधिक सर्द होती हैं। तो इन वनों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ के जो वन है कोणधारी वन, और यहाँ के जो वन है बहुत ही उपयोगी होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और पर्णपाती का मतलब ही होता है कि गर्मियों में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सफेद मैंग्रोव और देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया गया है इसमें कि सफेद मैंग्रोव, जिसे वॉकिंग ट्री कहते हैं, यह लगभग 80 फीट लंबा हो सकता है। कितना, 80 फीट लंबा हो सकता है। यह तटरेखाओं पर पाया जाता है जहां परिस्थितियां सबसे कठोर होती हैं। ब्लैक मैंग्रोव लाल मैंग्रोव के बहुत करीब लेकिन अंतर्देशीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसे काला मैंग्रोव कहते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी का रंग गहरा भूरा और काला दोनों होता है। तीसरा है, लाल मैंग्रोव अपेक्षाकृत छोटा होता है लेकिन ऊंचाई में लगभग 50 फीट तक बढ़ सकता है। यह अधिक स्थिर मृदा और तालाबों और लैगून के आसपास पाया जाता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो पहला तो ये गलत हो जाता है कि चूंकि वॉकिंग ट्री को लाल मैंग्रोव कहते हैं ना कि सफेद मैंग्रोव कहते हैं, ठीक। और इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम राइजोफोरा मंगल कहते हैं। याद रखेंगे, लाल मैंग्रोव को याद रखना राइजोफोरा मंगल के नाम से यह जाना जाता है। किसके नाम से, राइजोफोरा मंगल के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी बात की जाए, इसकी जो है लाल मैंग्रोव की, तो यह 4 से 10 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक। दूसरा है ब्लैक मैंग्रोव। ब्लैक मैंग्रोव में इसको कहते हैं एविसीनिया जर्मिनेंस। याद रखेंगे, यहां पर लिख दे रहा हूं, एविसीनिया जर्मिनेंस याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम, एविसीनिया जर्मिनेंस कहते हैं ब्लैक मैंग्रोव को। तो मैंग्रोव 4 प्रकार के कह सकते हैं, सफेद मैंग्रोव, लाल मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, ठीक है, जिसे काला मैंग्रोव कहते हैं, और ग्रे मैंग्रोव भी होता है। तो इसका क्या हो गया, एविसीनिया जर्मिनेंस। इसका क्या हो गया, राइजोफोरा मंगल। ये भी ध्यान रखें, कई बार इस तरह से नाम दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। और लैगून कुलेरिया, अब सफेद में देखिए सफेद मैंग्रोव भी यहां दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, लैगून कुलेरिया याद रखेंगे, लैगून कुलेरिया रेसमोसा, लैगिन कुलेरिया रेसमोसा इसका नाम है, किसका, सफेद मैंग्रोव का। और एक ग्रे मैंग्रोव है, इसके बारे में दिया नहीं गया है, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा ग्रे मैंग्रोव। तो ग्रे मैंग्रोव को कहते हैं कोनोकार्पस याद रखेंगे, कोनोकार्पस इरेक्टस। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह जो है हमारे कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में यह चक्रवातों से हमारी सुरक्षा करते हैं, यह कार्बन सिंक का काम करते हैं। इनकी जड़ें
पानी में भी तैरती रहती हैं और ये श्वास लेती हैं, मेटामॉर्फ्स होते हैं। और इस तरह से पहला कथन तो इसमें असत्य है, दूसरा एकदम सही है। तीसरा, लाल मैंग्रोव अपेक्षाकृत छोटा होता है लेकिन ऊंचाई में 50 फीट। ऊंचाई में यह, चूंकि इसकी ऊंचाई इतना नहीं, आप ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा था, यह 4 से 10 मीटर तक है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो है इससे ऊपर, ये और थोड़ा सा इससे छोटा होता है, तो ऐसे में यह तीसरा कथन भी असत्य है। तो केवल 2 होगा। सबसे छोटा की बात की जाए तो ग्रे मैंग्रोव होता है, जिसे कोनोकार्पस इरेक्टस कहते हैं। इसमें पहला और तीसरा असत्य है, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 सही है। अतः इसका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो ध्यान रखेंगे। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां कहां पाया जाता है और भारत सरकार कहां कहां मैंग्रोव वनों को बढ़ाने के लिए कर रही है, और विश्व में मैंग्रोव का वितरण कहां कहां है। भारत के 2021 के, अब चूंकि 2030 का भी आंकड़ा आया नहीं है, तो 2021 के जो वन सर्वे है उसके आधार पर मैंग्रोव वनस्पतियों का कितना प्रतिशत भारत में वृद्धि हुई है, किस राज्य में अधिक वृद्धि हुई है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना, एक बार रिवीजन जरूर करके जाना मैंग्रोव वनस्पतियों की। अब बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विविधता, जैव विविधता दोस्तों पढ़ा होगा। जैव विविधता में प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, आनुवांशिक विविधता पढ़ा होगा। और इस तरह से विविधता के प्रकारों में अल्फा, बीटा और गामा विविधता भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको जरूर कह लीजिएगा। और इसमें जैव विविधता के मापक के सूचकांक भी होते हैं, उसे भी जरूर पढ़िएगा। तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा विविधता देखिए, कह रहा है ना, संपूर्ण पृथ्वी पर व्यक्ति की समृद्धि और समरूपता। दूसरा है बीटा विविधता में आवास के बीच विविधता की अभिव्यक्ति। तीसरा है गामा में लैंडस्केप के भीतर आवास की विविधता। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये पूरा है गामा विविधता। फिर इसके अंदर देखा जाए तो इस तरह से अल्फा और बीटा। ठीक, तो ये तो पहला तो गलत हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी इसमें नहीं होगा, याद रखेंगे। एक आवास के भीतर होता है, ये एक आवास के भीतर होता है, ना कि संपूर्ण पृथ्वी के, तो ये ध्यान रखेंगे। और बीटा विविधता में आवास के बीच विविधता की अभिव्यक्ति को बताता है। तीसरा है लैंडस्केप के भीतर आवास की विविधता, तो ये अल्फा बीटा इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे में केवल 2 युग्म सही हैं, दूसरा और तीसरा, यानी आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आता है हम लोगों का अगला प्रश्न, अर्थ ओवरशूट डे का संबंध है पृथ्वी की चरम जैव भार के उत्पादन से। फिर इसके बाद है कि पृथ्वी पर दर्ज किए गए अधिकतम तापमान के दिन से, वर्ष का वह दिन जो जब पृथ्वी की जैविक संसाधनों का संपूर्ण उपयोग हो जाए। और तीसरा डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं? मेरी तरफ से तो यह जो है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अनुमान लगाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे का संबंध इसी से है, यानी वर्ष का वह दिन जब पृथ्वी की जैविक संसाधनों का संपूर्ण उपयोग हो जाए। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जितना हर साल देखिए इसमें जो कहते नहीं है कि हमें कितनी पृथ्वी की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम पृथ्वी में पाए जाने वाले संसाधनों का दोहन इतनी ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं कि यह संसाधन समाप्त हो रहे हैं। तो पृथ्वी जो है साल भर में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जा रहा है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अनुमान लगाते हैं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कितना इसका दोहन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोयला, आज देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कोयला की वजह से या कार्बन उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। जलवायु परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चल रही है। तो ऐसे में जो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बेतरतीब कर रहे हैं, ये क्या हमारे आने वाले समय में ये हमारे लिए बचेंगे? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का हम अनुमान भी लगा सकते हैं। यही है अर्थ ओवरशूट डे।
इसका उत्तर होगा क्या, सी। कभी कभी इस तरह से सीधे प्रश्न आ जाता है। अब देखिए, भूमध्य सागरीय स्क्रब लैंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, भूमध्य सागरीय जो बायोम है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहां कहां पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है। इसमें जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल इसमें शुष्क रहता है। तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया में पाई जाती है, और नीचे दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन के पास पाई जाती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी यह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसी तरह से एशिया में भी यह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और दोस्तों, इस जलवायु, इस बायोम में जो पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पतियां, तो इसमें रसदार फलों के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें कि भूमध्य सागरीय बायोम का सबसे अधिक विस्तार यूरोपियन महाद्वीप में, यूरोपियन कंट्री में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यही कारण है कि यूरोप देखा जाए तो सबसे अधिक शराब का निर्माता है। तो यहां पर बात की जा रही है स्क्रबलैंड, इसमें जो है यहां पर भूमध्य सागरीय में जो रसदार फलों के अलावा और भी जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उनके सब स्थानीय नाम है। जैसे कैलिफोर्निया में इसको चैपरल वन कहते हैं, वहीं चिली में इसको मैटोरल कहते हैं, और साउथ अफ्रीका में फिनबोश कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे मल्ली कहते हैं, मल्ली। तो यह जो है वहां की स्क्रब लैंड का नाम है। तो आइए देखते हैं इसमें उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं। तो चैपरल कैलिफोर्निया एकदम सही है, मैटोरल ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, चिली होगा, और फिनबोश दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं, सही है। मल्ली जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा था, चिली नहीं होगा। तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही है। इसको करेक्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, चैपरल कहां है, कैलिफोर्निया में, ठीक। मैटोरल कहां है, तो मैटोरल हो गया आपका चिली में, और ऑस्ट्रेलिया में मल्ली हो गया, मल्ली, ठीक है। फिनबोश कहां हो गया, साउथ अफ्रीका में, याद हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यह जो है कह रहा है कि वैश्विक हेक्टेयर इकाई द्वारा, तो वैश्विक हेक्टेयर इकाई क्या होती है, यानी इसकी गणना की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है उसकी यह गणना करता है, और इसके साथ साथ जैव क्षमता, हमारी जो बायो कैपेसिटी है, उसको जो है उसकी गणना करते हैं, उसी को हम वैश्विक हेक्टेयर इकाई कहते हैं। इसमें यह तीसरा तो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यह तीसरा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, यहां पर 1 और 2, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, सी होगा। यह ध्यान रखेंगे, इसमें सी होगा, यानी पहला दूसरा, तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत में पश्चिमी घाट और पलानी की पहाड़ियां, तो आप देखिए पश्चिमी घाट तो ये है आपका, यहीं पर पालनी हिल भी है। इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न की प्रजाति की सूची में जोड़ा गया है। तो अब देखिए IUCN की जो लिस्ट है, एक होती है एक्सटिंक्ट, एक होती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक होती है लुप्त प्राय इंडेंजर्ड, एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्त प्राय। तो इस तरह से यह लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में है IUCN की, ये तो एकदम सही है। लेकिन पहला गलत हो जाता है, क्योंकि गोल्डन लंगूर आसाम में पाए जाते हैं, आसाम यानी उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं, मानस नदी के पास, और यह है नेपाल भूटान की भी सीमा पर यह पाए जाते हैं, ठीक। तो इसे जो है पहला गलत हो जाता है, केवल, तो यानी इसका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, याद रखेंगे, केवल बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमुख भू रासायनिक चक्रों में एक जल चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए जल चक्र, हाँ, हाइड्रोजन सर्किल, जो एक तरह से कह सकते हैं
ये हाइड्रोजन जो होता है साइकिल, या हमारा जल चक्र H2O साइकिल इसको कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के पास होने वाली वर्षा, अब देखिए ये क्या है आपका, यह जो है ग्लोब है, ये क्या है आपका विषुवत रेखा है। तो यह भूमध्य रेखा के पास होने वाली वर्षा समुद्र में गिरने की सबसे अधिक संभावना होती है। अब देखिए भूमध्य रेखा में अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, एशिया में सिर्फ इंडोनेशिया के बगल से गुजर जाती है। तो अगर अब देखा जाए तो समुद्र में गिरने की अधिक संभावना रहती है, एक बात सही है, क्योंकि यहां पर क्या है, समुद्र बीच में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये क्षेत्र, इस सागरीय क्षेत्र पर यह ज्यादा फैली हुई एक तरह से देखा जाए। इसका एरिया कह सकते हैं, ये काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है सागरीय क्षेत्र से। तो विषुवत रेखा में जो वर्षा होगी उसका जो समुद्र का जो समुद्र में उसका जो जल होगा तो वह समुद्र में या तो स्थल से भी बहकर के समुद्र में चला जाएगा, तो एकदम सही है। दूसरा है जलवाष्प, एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो एक बात बताइए कि वायुमंडल के संगठन या संरचना में आप लोगों ने देखा होगा तो क्या क्या पाया जाता है, जलवाष्प, धूलकण, ठीक, वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इन सब को जो है ये भी एकदम सही है, पहला और दूसरा कथन। तीसरा है वैश्विक स्तर पर वर्षा वाष्पीकरण से कहीं अधिक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो है यहां पर क्वेश्चन, इसका उत्तर जो हो जाता है यह पहला और दूसरा, तीसरा गलत। क्योंकि देखिए वाष्पीकरण जितना अधिक होता है उतनी अधिक वर्षा होती है। जैसे विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहां पर समुद्री भाग अधिक है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी अधिक होता है, और यही कारण है कि धड़ाम से वर्षा गिर जाती है, और इस तरह से हमारा यह जल चक्र चलता रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, अतः यह इसका उत्तर क्या हो गया, यह उत्तर हो गया ए हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? दोस्तों माधव गाडगिल और याद रखना इसी में कस्तूरी रंगन, इन दोनों लोगों ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और यह जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट में आता है। और यह पश्चिमी घाट कहां से कहां तक है, ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो ये जो पश्चिमी घाट को पर्वत भी कहते हैं, लेकिन यह पर्वत ना होकर के यह पर्वत खड़ा कगार है। तो यहां पर विभिन्न प्रकार की 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, हजारों जीव जंतु वनस्पतियां, यानी यहां का जो बायोम है बहुत ही रिच है। सबसे अधिक भारत का जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, और इस पश्चिमी घाट में मानव जनित हस्तक्षेप की वजह से यह धीरे धीरे यह संकट में जा रहा है। तो इसीलिए माधव गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई थी, जिसका हालांकि कुछ प्रयोग हो रहा है, न्यायालय में भी इस बात को ले जाया गया। क्योंकि लोग जो है मानव या हमारा देश विकास की ओर आगे अग्रशील है, बढ़ रहा है, ऐसे में इन क्षेत्रों से ढेर सारे जंगलों को काटा जा रहा है। जो इको जोन है, जो सेंसिटिव इको जोन क्षेत्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। यहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की, जैसे नीलगिरी ताहर, यहां पर नील कुरिंजी का फूल पाया जाता है। तो यह जो है यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो जैव विविधताएं हैं, उनको ना नुकसान हो, इसलिए माधव गाडगिल साहब ने, माधव गाडगिल समिति ने इसमें कुछ सुरक्षात्मक उपाय बताए थे। तो ये याद रखेंगे, इसका जो है उत्तर क्या होगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया गया है पराली जलाना। दोस्तों जब जब दीपावली नजदीक आती है, खासकर अक्टूबर के बाद नवंबर में, आपने देखा होगा हमारे भारत में
खासकर उत्तर भारत में देखा जाए तो पूरा कोहरा नवंबर में ही ऐसे धुंध टाइप की पड़ने लगती है। तो वह धुंध प्राकृतिक धुंध नहीं है, वह वायु प्रदूषण है। क्योंकि उस समय धान की कटाई होती है और लोग पराली को जला देते हैं, तो उसका जो धुआं होता है यहां तक पहुंच जाता है, खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा। तो ऐसे में पूरा ठीकरा डाल दिया जाता था, किसको? किसानों के ऊपर। लेकिन अब किसानों ने पराली का उपाय शुरू कर दिया है। चूंकि सरकारें पराली, जो इसको स्टबबर्न कहते हैं, इसको जो है अब अलग अलग इसका उपयोग किया जा रहा है पराली का, और बहुत सारे जो है इसका जैव उपचार में इसका यूज किया जा रहा है, इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और इस तरह से जो है इसको खेतों में भी इसको एज ए फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जा रहा है, लेकिन इसको जलाया नहीं जा रहा है। यानी अब 50% तक पराली का कम हो गया है। लेकिन इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, इन सब का उत्सर्जन हमारे वायुमंडल में होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में जो पराली के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, बहुत बड़ा का यहां के वायु प्रदूषण में 60% योगदान यहां के वाहनों का है। हालांकि सरकार ने यहां पर ऑड एंड इवन फार्मूला चलाया था, लेकिन ऑड एंड इवन में देखा तो लोगों ने दोनों ऑड एंड इवन गाड़ियां खरीद ली। तो यह जो है ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पराली जलाने से वायुमंडल में उत्सर्जित ये सभी गैसें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में देखा गया महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा, इसे RST कहते हैं। तो यहां पर देखिए रिव्यू, मतलब यहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिव्यू, जो इसकी जो समीक्षा होती है, इवैल्यूएशन होता है, यह जो है कौन करता है? इसमें कह रहा है ना किससे संबंधित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, वन्यजीव अपराध से, नियंत्रण ब्यूरो से, या प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ से, या लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से। तो देखिए व्यापार शब्द यहां भी जुड़ा हुआ है, इसको आप आसान, अब ये नहीं कि यहां पर ये आप इसको जो है IUCN लगा दें, यहां पर साइट्स होगा। तो साइट्स में याद हो तो हमने आपसे डिस्कस किया था साइट्स 1, साइट्स 2, मतलब परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3। तो 3 श्रेणियां अलग अलग बनाई गई हैं, जिसमें व्यापार के लिए इस लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन इन इंटरनेशनल, यह कह सकते हैं ट्रेड, और इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीसीज हैं, इन पर जो है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज पर आप व्यापार करते हैं तो साइट्स से जो है मान्यता लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से भारत में अभी हाल ही में लाल चंदन, याद हो तो इस पर फिल्म आई थी एक, पुष्पा, हाँ, तो रक्त चंदन पे, तो यह जो लाल चंदन है, इसमें जो है इस समीक्षा से साइट्स के इसको बाहर रखा गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। इसमें उत्तर याद रखिएगा D होगा। और साइट्स को खूब अच्छे से देखिएगा, और तीनों परिशिष्ट को जरूर देखिएगा, कौन कौन से हैं और किसको बाहर रखा गया है, किसको, जैसे फर्स्ट को सेकंड में डाला जा सकता है, परिशिष्ट को सेकंड को फर्स्ट में भी डाला जा सकता है, तीसरा जो होता है परिवर्तित रहता है। तो इस तरह से प्रमाणित होकर के तभी व्यापार किया जा सकता है। यह अवैध व्यापार पर अंकुश लगाता है। 35,000 से अधिक प्रजातियों का फायदा हुआ है, और यह जो है इससे अवैध व्यापार पर यह कंट्रोल स्थापित करता है। और इस तरह से हम, जैसे याद हो तो गैको, तो भारत में जो है गैको छिपकली की प्रजाति है, पाई जाती है, तो उस पर जो है छूट प्रदान की गई है। चीन में इसका जो है मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका हम लोग निर्यात करते हैं। तो इस तरह से साइट्स से हम लोग मान्यता लेकर के वस्तु, मतलब ये जीव जंतुओं का व्यापार किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, प्रजातियां और संरक्षित क्षेत्र। दोस्तों यहां दिया गया है मन्नार की खाड़ी,
कहां पर है? मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो देखिए लेदर बैक समुद्री कछुआ। अब देखिए समुद्री कछुआ जाहिर सी बात है यह तटीय क्षेत्रों में के ही वाले राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा। तो इसमें यह है लेदर बैक समुद्री कछुआ मन्नार की खाड़ी, एकदम सही है। मन्नार की खाड़ी कहां है? तो तमिलनाडु। हुलाक गिब्बन यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जो एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। तो यह हो गया आपका असम। तीसरा है कैराकल, यह जो है कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ सुना होगा, वहीं जंगली गधों के लिए भी। और कच्छ जो रन ऑफ कच्छ जो है वो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी यह देख सकते हैं। और कस्तूरी हिरन अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, उत्तराखंड में है। तो यह चारों सही हैं युग्म, अतः उत्तर इसका डी होगा। ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मच्छरों के लार्वा को, किसके? मच्छरों के लार्वा को खाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर देशों की मच्छर नियंत्रण रणनीतियों में यह शामिल होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मधुमक्खियां होंगी, बिच्छू होगा, या गंबूसिया मछली होगी, या छिपकली होगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए हम लोगों के यहां भारत में मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सब की समस्याएं खासकर जब वर्षा ऋतु आती है उसके बाद समस्या शुरू होती है। तो पिछले साल यह चर्चा में रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने तालाबों में जो है 10 मिलियन जो है गंबूसिया मछली को छोड़ा, जिससे कि इसके जो मच्छर के लार्वा जो होते हैं उसको वह सबको खा जाती है। और इस तरह से मच्छर जनित बीमारियां, यहां पर मच्छरों के लार्वा को खा जाती है यह जीवित मच्छरों के। तो इस तरह से मच्छरों को यह पनपने नहीं देती है, उसका नाम है गंबूसिया मछली। याद हो जाएगा। तो इस तरह की जो चर्चित हो इन्हें जरूर देखिएगा। इस तरह से चर्चित बहुत सारे एक साल का महत्वपूर्ण, इसे अभी आगे हम बताएंगे कि इस पर और कौन कौन सा टॉपिक पर ज्यादा कवर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जो है देख सकते हैं भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल, तो E20, पहले ये 2030 लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब इसे 25 कर दिया गया, ये तो सही है। दूसरा, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ने नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी दिखाई है। तो दोस्तों यहां पर देखिए पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो देखा जाए तो E20 से निश्चित रूप से एथेनॉल मिश्रण से हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 50% की कमी आई है, खासकर 2 पहिया वाहनों में। और 4 पहिया वाहनों में देखा जाए तो 30% तक का उत्सर्जन कम हुआ है। और हाइड्रोकार्बन गैसोलीन में 20% का उत्सर्जन कम हुआ है। तो यहां पर लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसको, यह जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हाँ, तो यहां पर ये जो है आप देख सकते हैं ये कि इसमें सी को सही होगा, यानी दूसरा नहीं। कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड का ऐसा कुछ कमी नहीं अभी तक दिखा गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में 50% तक की कमी देखी गई है, वो भी 2 पहिया वाहनों में। 4 पहिया वाहनों में 30% तक उत्सर्जन में कमी देखी गई है, 30% से उत्सर्जन कम हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यह 2025 तक लक्ष्य रखा गया है इथेनॉल 20। इसीलिए गन्ना किसानों के लिए अब सिर्फ चीनी उत्पादन ही नहीं, एथेनॉल के रूप में भी वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन उत्सर्जन में कमी, किसानों के लिए आय का सृजन, मिट्टी का संरक्षण, वायु प्रदूषण में कमी। तो हाल ही में समाचारों में बायोमास पैलेट्स के साथ कोयले के को फायरिंग से जुड़े उपर्युक्त में से कितने लाभ हैं? केवल 1, केवल 2 या केवल 3 या चारों लाभ इसमें दिया गया है?
तो देखिए यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है, इसमें ध्यान रखेंगे यह जो है इसमें चारों होगा, जो को फायरिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे कि बायो 2024 और 25 तक सभी जो थर्मल पावर संयंत्र हैं उसमें 5% तक जो कोयला आधारित हैं उसमें जो है बायोमास को फायरिंग यानी कोयले के को फायरिंग इससे जो है क्या होगा कि इससे प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी पहला, और इसके साथ साथ किसानों के आय का सृजन होगा, यानी जैसे पराली है उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे, मिट्टी के संरक्षण में उसका यूज किया जा सकता है, वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो इसमें चारों होगा, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर इसका चारों होगा, डी इसका उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं निम्नलिखित अनुप्रयोग। अब देखिए क्लाउड सीडिंग, यह जो है क्लाउड सीडिंग, इससे जो है कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, चक्रवात में बदलाव, इन चारों में क्लाउड सीडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों इसमें भी उत्तर डी होगा। 1962 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्रोजेक्ट स्काई वाटर, ये क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वह जो है अपने उसको संरक्षित करना, कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, इन सब में जो है क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जा रहा है, ऊपर से जैसे कृत्रिम वर्षा की तरह। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पिछले विगत 40 वर्षों से यह कार्य कर रहा है और भारत में भी अब क्लाउड सीडिंग का प्रचलन बढ़ रहा है, खासकर दक्षिणी राज्यों में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। थर्मल पावर प्लांट, ज्वालामुखी, इस्पात संयंत्र, कृषि। अब देखिए हो रहा है ना सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, अम्ल वर्षा, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये भी इसमें चारों होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये चारों होंगे। थर्मल पावर प्लांट, ज्वालामुखी, इस्पात संयंत्र, ये सब जो है कृषि, तो यानी थर्मल पावर प्लांट से भी SO2 का उत्सर्जन होता है। ज्वालामुखी क्रिया, राख देखते नहीं है जो सोफल तारा, उसमें भी सल्फर निकलता है, धुआंरे जो होते हैं फ्यूमरल्स, और इस्पात संयंत्रों से भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कृषि गतिविधियों में भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि इसमें भी चारों होगा। इस तरह के प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, ये अक्सर आते हैं परीक्षा में। अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, सूखने के कारण चर्चा में रही है? पहला है संस्थम कोट्टा झील, दूसरा है कांवर झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है वुलर झील। तो दोस्तों संस्थम कोट्टा झील जो है केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कांवर झील जो है यह आर्द्र भूमि है, रामसर स्थल है बिहार का पहला, और यही सूखने के कारण चर्चा में रही है। तीसरा है चिल्का झील, उड़ीसा की, यह तट पर स्थित एक लैगून लेक है और यह खारे पानी की झील है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यह भी आर्द्र भूमि है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। तो इसमें उत्तर क्या होगा, कांवर झील। तो यह चर्चा में रही है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कांवर लेक को। अब बढ़ते हैं वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लोग जरूर देंगे। तो यह जो है इसे कोप 19 में यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ध्यान रखेंगे, UNFCCC इसको कहेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह जो है क्या हर साल जलवायु परिवर्तन यानी विश्व में हो रहे परिवर्तन, सूखा, गर्मी, क्लाइमेट चेंज, आपदा, इन सभी बातों की चर्चा की जाती है।
तो इसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पहली बार हुआ था। तो वहीं पर यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का रख दिया गया था, स्थापना के लिए बात कर दी गई थी। और यह 1994 से यह आया, किसमें, 1994 से यह प्रभाव में आ गया। इस तरह से विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जैसे कोप 26 का नाम सुना होगा, कोप 21 का नाम सुना होगा, पेरिस जलवायु समझौता, इसी तरह से कोप 19 में वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, निम्नलिखित में से यह जो है इसके तहत जो है यह कोप 19 में इसकी बात की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें, लॉस एंड डैमेज फंड को कोप 27 के शर्मल शेख में भी बात की गई थी। तो लॉस एंड डैमेज फंड और कोप 28 में फंड के लिए व्यवस्था की गई, जो दुबई में हुआ था। तो अब जो आपदाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश पारीय जो आपदाएं आती हैं, तो उसमें जो नुकसान होता है, तो इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह जो है लगातार प्रयासरत रहता है। और इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, उत्तर इसका ए होगा। यह सूखा, बाढ़, इस तरह से होने वाली समस्याओं, भूकंप, चक्रवात, उसके लिए जो है यह वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, इसे कोप 19 में किया गया था, इसके बारे में संबंधित है। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों की सांद्रता आमतौर पर उच्च पोषी स्तर पर बढ़ जाती है। दूसरा है, विषाक्त पदार्थ जीवों द्वारा चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसके बजाय वे खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। खाद्य श्रृंखला में देखिए क्या कह रहा है, जहरीले रसायनों की सांद्रता आमतौर पर उच्च पोषी स्तर में बढ़ जाती है। अब देखिए, मिनीमाता खाड़ी का नाम सुना होगा। वहां पर जो है पारे का, उस खाड़ी में औद्योगिक जो है कचरे के रूप में उस खाड़ी में एक संदिग्ध हुआ, उसको मछलियों ने खाया, मछली को मानव ने, पशुओं ने खाया। इसे कैट डांसिंग डिजीज भी कहते हैं। हाँ, वहां के कुत्ते बिल्लियों पर प्रभाव पड़ा, फिर मानव पर प्रभाव पड़ा, और 32 वर्षों तक। तो ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे यानी उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता चला जाता है जहरीले रसायनों की सांद्रता। इसी तरह जैसे देखिए, डेक्लोफेनेक के प्रभाव से गिद्ध पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। तो इस यह जो है, तो यह पहला कथन तो सही है। अब देखिए कथन में, देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इसकी व्याख्या। तो कभी भी कथन एक, कथन दो को ऐसे पढ़ा कीजिए कि खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों की सांद्रता आमतौर पर उच्च पोषी स्तर पर बढ़ जाती है, क्योंकि विषाक्त पदार्थ जीवों द्वारा चयापचय और उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसके बजाय वे खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस बन रहा है, तो ऐसे में ये भी सही है और इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो अतः इसका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह से आपने आज देखा, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग देखिए, यह कोई क्लास नहीं है, यहां पर सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। अब इस पर आधारित और भी जो आपने वर्क किया है, तो उसको खूब सारा रिवीजन जरूर करेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी में शब्दावलियों पर बहुत आवश्यक है ध्यान देना, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, बायोम, इन सब टॉपिक को खूब अच्छे से करके जाइएगा, और साथ साथ इसमें करंट से जरूर जोड़िएगा। साल भर में जो द हिंदू में हम लोगों ने विश्लेषण किया है, तो उसको भी जरूर देखिएगा, और वेबिनार में भी हम लोगों ने चर्चा किया है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, उन सब को एक जगह कलेक्ट करके रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि अब समय बहुत कम है,
नया चीज नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से आपको यह सफलता मिलेगी। और दूसरे सेशन में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।